Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 जून 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अनक कराकतऊ वॉल्केनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो एशियाटिक लायन है ये केवल भारत में ही पाया जाता है नेचुरली। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो डबल हम्ड कैमल है ये भी केवल और केवल इंडिया में ही नेचुरली पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी मेंशन करता है कि जो वन हॉर्न राइनोसेरस है ये भी केवल और केवल इंडिया में नेचुरली पाया जाता है। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आपको पता होगा एक साइक्लोन के बारे में जिसका नाम है बिपरजॉय। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि ये साइक्लोन हमारा अरेबियन सी में बना और लगभग 10 दिन पहले से यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि 10 दिन पहले से यहाँ पर इसके बारे में जो जानकारी है वो मिलना स्टार्ट हो गई थी कि हाँ एक साइक्लोन जो है वो आने वाला है। नाउ कल क्या होता है, ये साइक्लोन गुजरात में हिट कर जाता है। तो जो ये यहाँ पे बिपरजॉय तूफ़ान है, जो ये चक्रवात है, ये गुजरात से टकरा गया है और उसके बाद बहुत सारा डिज़ास्टर हुआ है। उसी वजह से यहाँ पर जो ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपर्स में आप देख पाओगे, खासकर फ्रंट पेज पर। आज आप देख पा रहे होंगे फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल है, पेज नंबर 14 पर भी यहाँ पर इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया है। तो ये जो साइक्लोन है एक सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो विंड की स्पीड थी, जो तूफ़ान की स्पीड थी, वो लगभग 145 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास बताई जा रही है। तो अभी जो ये साइक्लोन है इसने एक लैंडफॉल क्रिएट किया कहाँ पे, गुजरात के अंदर में जो झकाऊ पोर्ट है वहाँ पर, यानी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। ये कल रात की बात हो रही है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं अरेबियन सी। अब अरेबियन सी कहाँ पर है, तो सिंपल सा आपको पता ही है यार, मैप अगर ड्रॉ करोगे, जैसे इंडिया का अगर हम पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करें, नीचे वाला हिस्सा ड्रॉ करें, है ना, उसके बाद यहाँ पर आप लोग इस तरीके से गुजरात को भी ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर आपने गुजरात को ड्रॉ किया तो यहीं पर आपने देखना होगा ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, और इधर यहाँ पे हमारा अरेबियन सी हो गया। तो नॉर्मली जो साइक्लोन्स आते हैं वो हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर आते रहते हैं। आपने कई बार साइक्लोन्स पढ़ा होगा, रिसेंटली यहाँ पर मौका भी आया था, याद होगा, है ना। तो ये साइक्लोन्स नॉर्मली बे ऑफ बंगाल के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इधर का एरिया ज़्यादा वार्मर नज़र आएगा, ज़्यादा गर्म नज़र आएगा, इधर का जो समुद्र वाला हिस्सा है। और यहीं से जो साइक्लोन्स है वो सीधा ओडिशा में टकराते हैं, वेस्ट बंगाल में टकराते हैं। और जो मौका आया था वो तो म्यांमार में भी पूरी तरह से डिज़ास्टर लेकर आया था, याद होगा। लेकिन इस साल का यानी साल 2023 का अरेबियन सी का पहला साइक्लोन जो है वो है बिपरजॉय, जो कि अभी यहाँ पर गुजरात में टकराया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बिपरजॉय थोड़ा खास भी है। खैर ये जो बिपरजॉय है ये गुजरात में टकराया, गुजरात के साथ साथ यहाँ पर इसने जो पाकिस्तान का कराची वाला रीजन है उसको भी थोड़ा नुकसान पहुँचाया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इन्होंने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है, सभी चीज़ें हाई अलर्ट पर हैं और काफ़ी तेज़ी से इवैक्यूएशन चल रहा है, लोगों को यहाँ पर पीछे हटाया जा रहा है ताकि इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम थोड़ा कम से कम रखें, लोगों की जान ना जाए एटलीस्ट।
रेलवेज़ ने लगभग यहाँ पर 70 ट्रेन्स जो 70 ट्रेनें हैं वो कैंसिल कर दी हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे थे उनको और ज़्यादा पीछे ले जाया गया। टेम्पररी शेल्टर्स के अंदर यहाँ पे उनको बैठाया गया है। अभी लगभग 1500 के आसपास लोग हैं। उसके अलावा जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स हैं उसको यहाँ पर पूरी तरह से सेटअप किया जा रहा है। प्लस IMD की वार्निंग यही है कि देखो इसका डैमेज और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी यहाँ पर तबाही काफ़ी मचा ही चुका है ये ऑलरेडी। अभी भी आपको बारिश तूफ़ान जो है वो देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में। पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ कट चुकी है। ऑब्वियस ही बात है, इतनी ज़्यादा तूफ़ान आंधी आ रही है तो जो पावर सप्लाई है, लाइट वगैरह है वो मतलब नहीं आ रही है, एकदम ब्लैकआउट हुआ है वो पूरा रीजन, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइक्लोन इतना खास इसलिए भी है क्योंकि ये अभी तक का एक समुद्र में बनने वाला सबसे लंबे समय तक ठहरने वाला साइक्लोन है। मतलब साइक्लोन समुद्र में बनता है, उसके बाद सीधा कोस्टल एरियाज़ में हिट कर जाता है कुछ ही दिन के अंदर, 2-3 दिन में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 दिन पहले से साइक्लोन समुद्र के अंदर बन रहा था, इस अरेबियन सी में बन रहा था, और जितना ज़्यादा देर यहाँ पर ये समुद्र में रहा उसी की वजह से ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर इसका हैवी इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा देर समुद्र में साइक्लोन बनेगा, जो हमारा पूरा प्रोसेस चलता है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, वो प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उस साइक्लोन को, उस चक्रवात को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ चलेगा। तो जो डिस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली बात है, जितना भारी साइक्लोन होगा उतनी ज़्यादा तबाही होगी। वही सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिला। तो अभी तक का ध्यान रखना, अरेबियन सी में सबसे ज़्यादा समय तक ठहरने वाला साइक्लोन है जो कि बिपरजॉय के नाम से जाना जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिपरजॉय जो ये नाम है ये किसने दिया है? ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। ध्यान रखना, आप आराम से याद रख पाओगे। इससे पहले जो मोका साइक्लोन आया था, याद होगा, उसको नाम दिया था येमेन ने। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ मिलकर नाम देती हैं, अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा कैसे इसका जो नाम है वो दिया जाता है। तो बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया। बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिज़ास्टर, तबाही। ठीक है, ये तो आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल देखा कि आखिरकार क्या क्या चल रहा है। अब इसके अलावा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये डिज़ास्टर है, इसको रोक नहीं पाएंगे हम। अब क्या है, इसके पर्सपेक्टिव से एग्जामिनेशन के अंदर भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं साइक्लोन को लेकर, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए। तो जैसे फ़ानी एक साइक्लोन आया था, उसको लेकर कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वो भी काफ़ी डिज़ास्टर्स था। तो आपने इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन है वो एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होते हैं, इन साइक्लोन्स को जब ये अलग अलग जगह पर आते हैं तो इनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है। कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं जो हमारी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। समझाता हूँ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत डिटेल से नहीं जाने वाला हूँ कि कौन सी फोर्सेस हैं, क्या क्या हैं, कैसे लगने वाले, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा रिगार्डिंग साइक्लोन। लेकिन उससे पहले जानना होगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो साइक्लोन्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। अब ये ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ऊपर से एक लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और नीचे एक लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में से गुजरता है इक्वेटर, जहाँ पे हमारी सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, है ना। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच वाला जो ये पिंक वाला रीजन आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। इस रीजन में जब साइक्लोन आता है तो उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। जैसे अभी जो साइक्लोन आया है वो अरेबियन सी में आया है। अरेबियन सी कहाँ पर है? ये वाला जो पोर्शन जो मैंने अभी यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क किया है, ठीक है, यहीं पर साइक्लोन बना, सीधा ये गुजरात में हिट किया और पाकिस्तान के इस वाले एरिया में हिट किया। समझ गए इस बात को? इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। तो अगर इंडियन ओशन में इंडिया के आसपास साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। लेकिन यही बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही चक्रवात, ऐसा ही आंधी तूफान अगर साउथ अमेरिका की साइड में आती है तो उसको साइक्लोन नहीं बुलाते, इसको हरिकेन बुलाते हैं। और ऐसे ही सिमिलर चक्रवात अगर इधर चाइना जापान की साइड आ जाए तो अगेन इसका नाम चेंज हो जाता है, तब इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के साइड में अगर ये साइक्लोन आता है तो उसको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, चाहे आप चेक भी कर सकते हो, यूपीएससी का 1995 का क्वेश्चन है और पूछा गया था कि जो साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में आता है, मतलब एग्जैक्टली पूछा गया था कि विली विलीज क्या हैं। तो आपको पता था कि हाँ, अगर पढ़ा होता ऑब्वियसली बता, तो पता था कि हाँ ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में आने वाला साइक्लोन है, चक्रवात है। समझ गए? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं।
अब दोस्तों साइक्लोन के बनने की प्रक्रिया को समझते हैं, ये एग्जैक्टली कैसे होता है। हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड। सबसे पहली चीज़, समुद्र में ये साइक्लोन बन रहा है, उसके पीछे का मेन कारण गर्मी। गर्मी यानी कि जो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से समुद्र का स्तर है वो भी यहाँ पे काफ़ी गर्म हो चुका है, पानी भी यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगा, इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन होगा, भाप ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो हमारा बादल है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ओशन के सरफेस के ऊपर से पानी ऊपर चला गया है, भाप बन के उड़ गया। भाप बन के उड़ने के बाद में ऊपर यहाँ पे जो है ये कांटेक्ट में आने के बाद में क्लाउड्स को बनाता है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से बादल बन जाते हैं। और ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाए तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लगातार ये काम होता जा रहा है, तो इससे ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली होता रहेगा। इवापोरेशन होगा, क्लाउड बनेगा, इवापोरेशन होगा, ऊपर बादल बनेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि जैसे यहाँ से नीचे से गर्म हवा ऊपर उठती है ना, नीचे एरिया खाली हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हवा ऊपर उठ गई हल्की होके, गर्म होके। कोई भी चीज़ को गर्म करोगे वो हल्का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो हवा जैसी ऊपर उठी, नीचे स्पेस खाली हो जाएगा। तो ये स्पेस जैसी नीचे खाली होगा, इस स्पेस को भरने के लिए क्या होगा, आसपास की जो यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो बेसिकली यहाँ पर इसमें एंटर कर जाएगी। ठीक है, इस स्पेस को भरने के लिए ठंडी हवा एंटर कर जाएगी, ऐसा आपने ध्यान में रखना है। धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये जो प्रक्रिया है और स्ट्रॉन्गर होती हुई नज़र आएगी। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से यहाँ पर एक स्टॉर्म, एक जो तूफ़ान है वो बनता हुआ नज़र आएगा। बीच में आपको यहाँ पर बीच में एक छोटा सा मतलब एक सेंट्रल एरिया में एक आंख देखने को मिलेगी, उसके आसपास जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो हवा है, जो तूफ़ान है वो बन जाएगा। और ये तूफ़ान की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाएगी। फिर जाकर ये सीधा जो तट वाला रीजन है वहाँ पे जाके रुकेगा। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं हमारे, जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे सीधा टकराएगा, वहाँ पे तबाही मचाएगा ये पूरा तूफ़ान। समझ गए इस बात को। और अगर जितनी देर समुद्र में ये तूफ़ान बनता रहेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता रहेगा, जैसा अभी बिपरजॉय के साथ में हुआ है। अब इनकी ना अलग अलग कैटेगरीज़ भी हैं, वो कैटेगरीज़ दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना। जैसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के इंटेंसिटी के हिसाब से इनको क्लासीफाई करते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि कितना ज़्यादा तबाही मचा सकता है, कितना ज़्यादा इसमें जो तूफ़ान है उसकी स्पीड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक साइक्लोन होता है जिसको हम डिप्रेशन कैटेगरी में रखते हैं, जहाँ पर जो विंड की स्पीड होती है वो लगभग 51 किलोमीटर पर आवर या फिर उसके इक्वल होती है। फिर होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें विंड की स्पीड बढ़ जाती है, 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर आते हैं यहाँ पर वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये थोड़े और घातक होते हैं। यहाँ पर विंड की स्पीड 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। और अभी जो यहाँ पे बिपरजॉय आया है, ये कौन सी कैटेगरी का है, ये भी वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो विंड की स्पीड देखने को मिली है वो लगभग 145 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखने को मिली है। इससे भी खतरनाक वो होते हैं जिसमें विंड की स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जो बातें हैं बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो साइक्लोन क्या होता है ये अपन ने समझ लिया। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो क्या होते हैं वो हमने समझा। एक होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन सिंपल सी बात है, हमारे ट्रॉपिकल रीजन से बाहर आते हैं, यानी पोलर वाले रीजन्स में आते हैं, उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि इन साइक्लोन्स का नाम कैसे डिसाइड किया जाता है। जैसे इसको बिपरजॉय का नाम दिया, इससे पहले मोका आया। अभी नाम देने वाले देश कौन से होते हैं, कैसे नाम दिया जाता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, नाम देने के लिए पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। बात है साल 2000 की। साल 2000 में लगभग एक ग्रुप था, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्केप यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इन्होंने क्या किया, इसमें लगभग कुछ कंट्रीज़ को ऐड किया गया। स्टार्टिंग में 8 कंट्रीज़ को ऐड किया गया। कौन कौन सी कंट्रीज़? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ये सारे देश आपस में एक दूसरे के पास में हैं। बांग्लादेश जस्ट इंडिया के बराबर में है ना। मालदीव्स वो भी जस्ट नीचे इंडियन ओशन में है। म्यांमार इंडिया से सटा हुआ है। ओमान वो भी आपको इधर अरब कंट्रीज़ के पास में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान सटा हुआ है। श्रीलंका जस्ट नीचे है। थाईलैंड वो भी यहाँ पर इधर साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो सब आसपास हैं। एक चीज़ और देखी होगी, सब इंडियन ओशन के आसपास कंट्रीज़ हैं, है ना। और वहीं पर आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा।
तो स्टार्टिंग में ये टोटल 8 कंट्रीज़ थी जो कि मिलकर साइक्लोन का नाम दिया करती थी। कोई साइक्लोन आया मान लो, तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी साइड से नाम दे दिया कि इस साइक्लोन का ये नाम होगा। समझ गए इस बात को? जैसे अभी जो नाम है बिपरजॉय रखा गया है, ये किसने दिया है? बांग्लादेश ने नाम दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इसमें केवल 8 देश नहीं हैं, 8 देश के अलावा इसमें कुछ कंट्रीज़ और ऐड हो चुकी हैं। साल 2018 में 5 देशों को इसमें और ऐड किया गया, तो टोटल 13 कंट्रीज़ इसमें हो चुकी हैं। जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और येमेन, ये 5 कंट्रीज़ और ऐड की गई हैं। तो ये 13 कंट्रीज़ मिलकर क्या करती हैं? जो भी साइक्लोन आता है उसका नाम देने का काम करती हैं। जैसे अभी बिपरजॉय बांग्लादेश ने नाम दिया, आगे अगर कोई दूसरा साइक्लोन आता है तो अब कोई दूसरा कंट्री नाम देगा उसको। समझ गए ये बात? अब साइक्लोन का नाम देने के लिए भी ना कुछ गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, कुछ नियम हैं इसके। ये नियम क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि साइक्लोन का जो नाम है वो ज़्यादा रूड ना हो, ज़्यादा क्रूअल ना हो नेचर में, है ना, ज़्यादा निर्दयी ना हो, या फिर कोई मतलब ऐसा नाम ना हो थोड़ा ऑफेंसिव हो, या थोड़ा परेशानी से मतलब आप सही से अनाउंस भी ना कर पाओ, सही से प्रोनाउंस भी ना कर पाओ बेसिकली। तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर उसको बोल पाए, ऐसा यहाँ पर नाम होना चाहिए। और उस नाम का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो 8 लेटर्स का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइक्लोन का कोई भी नाम होगा मैक्सिमम 8 लेटर्स होंगे उसके अंदर, 8 अक्षरों से ज़्यादा उसमें अक्षर नहीं हो सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम देगा वो प्रोनाउंस करके प्लस उसका वॉइस ओवर करके देगा कि हाँ इसको कैसे बोला जाएगा। ठीक है। फिर एक चीज़ और है कि जो भी साइक्लोन आते हैं उनका नाम रख दिया जाता है और वो नाम दोबारा से उठाकर किसी दूसरे साइक्लोन को नहीं दिया जा सकता। अब देखो दोस्तों, 1995 में क्वेश्चन पूछा था क्या कि विली विली क्या है? तो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है। ठीक है। और इवन यहाँ पर मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। एक साइक्लोन था फेलिन, उसको लेकर सवाल पूछा गया था कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है। आईएमडी के कलर कोडेड के बारे में पूछा गया था, जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स है उसके बारे में। ठीक है। तो बिपरजॉय क्या है वो अपन समझ चुके हैं। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। काफ़ी कुछ था इसके अंदर, काफ़ी डिटेल से मैं लेकर चला गया इस आर्टिकल को, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग, मतलब 13,000 होने वाले हैं, 12.9 के आसपास जुड़ चुके हैं। तो आप भी जाकर यहाँ पे मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। अब दोस्तों इस वाले आर्टिकल को थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या चर्चा हो रही है। जो हमारा एक्सपोर्ट है मई के महीने का वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मई का महीना ख़त्म हुआ है। तो मई के महीने में जो भी हमारा एक्सपोर्ट था, जो हमने बाहर सामान बेचा है अलग अलग देशों में, वो कम होता हुआ नज़र आया है। और इस बार व्यापार में जो भारत को घाटा हुआ है मई के महीने में, वो पिछले 5 महीनों से भी ज़्यादा है। तो मई के महीने का घाटा भी ज़्यादा है, यानी ट्रेड डेफिसिट हमारा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया। तो पहली चीज़ यही है कि ट्रेड डेफिसिट सर होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है और जितना भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, इसका डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल दो। जो भी एक्सपोर्ट किया है, जो भी इंपोर्ट किया है, वो हमारा ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। सॉरी, वो ट्रेड डेफिसिट नहीं कहलाएगा। इसमें मैंने एक दूसरा ही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा था मैं। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ना, कि यहाँ पे मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो कम हो जाए और इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए। हमने सामान को लगातार खरीदना स्टार्ट कर दिया, भर भर के सामान को खरीदा, लेकिन हमने बेचा नहीं, व्यापार ज़्यादा नहीं किया। इससे क्या हुआ, हमारे देश का जो पैसा है वो भी बाहर निकल कर गया, कमाई हमने कुछ की नहीं। तो इसको कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग ट्रेड डेफिसिट। समझ गए? तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आया। कितना हो गया? लगभग 22.1 बिलियन डॉलर्स का ये मई के महीने का ट्रेड डेफिसिट है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी अब की बार कम हुआ है, 10.3% तक यहाँ पर एक्सपोर्ट डाउन होता हुआ नज़र आया है। 34.98 बिलियन डॉलर का केवल और केवल एक्सपोर्ट किया गया है। जबकि जो हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट हमने 57.1 बिलियन डॉलर का कर लिया है। तो आप ये देखो, 57 का इंपोर्ट कर लिया, 57 बिलियन डॉलर का, और 34 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आया वो अपना 22.1 बिलियन डॉलर का डिफरेंस निकल कर आया, जिसके बेसिस पर मतलब ये हमारा एक घाटा है।
ठीक है, इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। समझ गए? आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है जो बिम्स्टेक है वो एक बैंकॉक विजन 2030 को देखते हुए एक जो अगला समिट है वो अडॉप्ट करने वाला है। ठीक है, इसको लेकर न्यूज़ है, एक समिट होने वाली है बेसिकली। और मैंने आपसे पहले ही बोला है कि कोई मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाला है। वैसे जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे भी इसकी चर्चा होने वाली है। तो पहली चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि बिम्स्टेक है क्या। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसने यहाँ पर इस साल के एंड में समिट रखा है। उस समिट के अंदर क्या होगा, बैंकॉक विजन 2030 को अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक मेन मकसद भी है कि बिम्स्टेक के अंदर में जितने भी हमारे 7 देश हैं, ये कंट्रीज़ मिलकर क्या करेंगी, ये कंट्रीज़ मिलकर ट्रांसपोर्ट के मामले में मिलकर कोऑपरेट करके काम करने वाली हैं। ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एक एग्रीमेंट जो है ये भी साइन होने वाला है इस समिट के दौरान। तो समिट का थोड़ा सा वेट करो, उससे पहले कुछ ना पढ़ो, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं। जब समिट हो जाता है फिर से आर्टिकल पब्लिश होते हैं, तब आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास में होती है कि हाँ एग्जैक्टली समिट में हुआ क्या। अभी केवल प्रेडिक्शंस हैं। समझ गए इस बात को? अब बात करते हैं हम लोग बिम्स्टेक, ये है क्या। इसको लेकर पहले कई सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं बने हुए हैं। चलो आओ समझते हैं। तो फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुका हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल के अंदर उसके आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वही कंट्रीज़ यहाँ पर बिम्स्टेक का हिस्सा भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो 7 देश आज के समय में बिम्स्टेक का हिस्सा हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? साउथ एशिया से 5 देश आते हैं, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। ये 5 कंट्रीज़ साउथ एशिया की हैं। और साउथ ईस्ट एशिया से 2 कंट्रीज़ आती हैं, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ बिम्स्टेक का हिस्सा हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पर। ये समझ में आया। बिम्स्टेक को कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में ना इसमें केवल 4 देश हुआ करते थे। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बस। तब उसको बिस्टेक के नाम से जानते थे, मतलब बिस्टेक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि ये केवल 4 कंट्रीज़ हुआ करती थी। लेकिन बाद में इसमें म्यांमार ऐड हुआ तो यहाँ पे नाम इसका बिम्स्टेक कर दिया गया। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके जो और कंट्रीज़ हैं वो इसमें ऐड होती हुई चली गई। अब इन 7 देशों का मेन फोकस क्या है? इनका एक स्पेशल फोकस होता है ये 7 देश आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर काम कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज सेक्टर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करना, आतंकवाद से लड़ना, एनवायरनमेंट को लेकर प्रोटेक्शन का काम करना। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर ये सारों जो 7 कंट्रीज़ हैं वो काम करती हैं। समझ गए इस बात को? अब मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पिक्चर आपको नज़र आएगा। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं। कौन कौन सी? इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है। अब दोस्तों कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिसको लेकर क्वेश्चन बनता रहता है। जैसे ब्रिक्स को लेकर, ब्रिक्स की समिट कब हुई थी, कब पहली समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, ऐसा सवाल बना था, याद होगा यूपीएससी का। तो बिम्स्टेक का भी ध्यान रखना। बिम्स्टेक की जो सबसे पहली समिट हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 7 देश हैं ये मिलकर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। कई सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेन चीज़ों के ऊपर ये काम भी कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया 1997 में यहाँ पर इसको फाउंड किया गया था एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। कहाँ पर? थाईलैंड में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन चीज़ों को लेकर ये वर्क कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल और देखने को मिलेगा। इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो भारत सरकार अमेरिका से 31 MQ-9 रीपर को परचेज़ करने वाली है। कितने? 31। 31 MQ-9 रीपर। ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रकार का ड्रोन है। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक प्रकार का ड्रोन है। इसका जो अनाउंसमेंट है वो अभी कर दिया गया है। अभी आपको पता होगा हमारे पीएम मोदी की जो विजिट है वो यूएस में होने वाली है। उससे पहले ही जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि हम लोग लगभग 31 इस प्रकार के MQ-9 रीपर जो ड्रोन हैं ये यूएसए से परचेज़ करेंगे। अब इस डील के ऊपर में हमारी कैबिनेट कमेटी का एक फ़ाइनल अप्रूवल जो है वो बाकी है, वो भी यहाँ पर जल्दी ही मिल जाएगा। प्लस हम बहुत समय से फोकस कर रहे थे कि हमें एक अच्छी क्वालिटी के ड्रोन्स चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। बट नाउ फाइनली यहाँ पर इसको यहाँ पे हम लोग फोकस में लेकर आए हैं। अब इसको लागू किया जा रहा है।
बोला जा रहा है कि जो 31 ड्रोन खरीदेंगे हम, इनमें से 15 ड्रोन्स तो डायरेक्टली नेवी को दे दिए जाएंगे और 8 ड्रोन्स हमारी आर्मी और एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे। इसमें जो टोटल खर्चा है वो लगभग $3 बिलियन का आ रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो $3 बिलियन का खर्चा होगा ना, उसी के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, बाकी सारी कॉस्ट भी इंक्लूड कर दी गई है। स्टार्टिंग में तो डिसाइड किया गया था कि थोड़े से कम खरीदेंगे, बट देखा कि नेवी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 31 ड्रोन्स को परचेज़ किया, जिसमें 15 हो गए नेवी के और बाकी यहाँ पर 8 हो गए हमारे आर्मी और एयरफोर्स के। ठीक है, नेवी पहले भी इस प्रकार के ड्रोन्स यूज़ कर चुकी है। हमने रेंट पर 2020 में 2 यहाँ पर MQ-9 रीपर्स को परचेज़ किया था पहले, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब इससे होगा क्या, जो हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं इंडिया और USA के, वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आएंगे। नौ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज फ्राइडे है, सबको पता है फ्राइडे में हमारा पिक्चर ऑफ द वीक आता है। तो आज का पिक्चर ऑफ द वीक क्या दिखाता है, यहाँ पर ये जो फार्मर्स हैं हमारे, ये पोकल्ली क्या है, एक प्रकार का चावल की वैरायटी है, उस चावल की बीज को उगाकर आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पिक्चर हमारा डिनोट करता है। ये बात समझ में आ गई। पोकल्ली राइस के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। पोकल्ली राइस खासकर स्पेशली आपको केरला में ग्रो करता हुआ नज़र आता है। पोकल्ली सबसे ज़्यादा पॉपुलर राइस आपको देखने को मिलेगा केरला के अलापुझा, थिरुसुर, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये राइस को ग्रो करके आए हैं, उस वजह से जो है ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। आओ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, कुछ भी चीज़ें छूटी नहीं चाहिए। वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन थोड़ा रिसर्च में समय लगता है यार, है ना। उसके अलावा कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर वीडियो डिले हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा क्वालिटी वाला वीडियो मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करता हूँ कि आर्टिकल में कुछ भी हो, न्यूज़पेपर में कहीं पर भी कुछ भी हो, हर एक जगह से इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्ट्स मैं आपको निकाल कर प्रोवाइड करवाऊँ। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, सीधा आपने वीडियो देखा और बाकी अपनी स्टैटिक जो पोर्शन वाली पढ़ाई है उसमें लग गए। ठीक है, आओ समझते हैं पोकल्ली राइस के बारे में। ये जो चावल है पोकल्ली वैरायटी का, इसको हम लोग सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट राइस भी बोलते हैं। मतलब वैसे तो खारा पानी जो होता है, जो नमक वाला पानी होता है, उसमें ये चावल की वैरायटीज़ नहीं ग्रो कर सकती, लेकिन जो ये पोकल्ली है ये उस पानी में भी ग्रो कर सकता है, जो खासकर नमकीन पानी है, खारा पानी है। तो इसकी ये एक ख़ास बात है, स्पेशल फीचर है। ठीक है, तो जो हमारे कोस्टल एरिया हैं केरला के अंदर में, अलापुझा है, एर्नाकुलम है, थिरुसुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये पोकल्ली राइस को ग्रो किया जाता है इसी सॉल्ट वाटर वाले रीजन में, जहाँ पर खारा पानी आपको देखने को मिलेगा। समझ गए। अब आगे आते हैं। उसके अलावा बोला जा रहा है इस चावल की जो यूनिकनेस है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इसकी एक अद्भुत पनाई तो है कि नॉर्मल चावल वहाँ पे ऐसे सॉल्ट वाटर में नहीं ग्रो कर सकता, बट ये सॉल्ट वाटर में ग्रो कर सकता है। तो इसी वजह से इसको GI टैग मिला, जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। ठीक है, और उसके बाद इस चावल के ऊपर लगातार अभी भी जो रिसर्चेस हैं वो जारी हैं। कई सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस का, है ना, ये भी यहाँ पर पोकल्ली का जो जीन है उसके ऊपर लगातार स्टडी कर रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रहा है और समझ रहा है कि आखिरकार इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो ये नमकीन पानी के अंदर भी ग्रो कर जाता है, नमक को टॉलरेट कर जाता है। उसके बाद नमकीन पानी में कोई भी प्लांट ग्रो कर पाना इतना ज़्यादा आसान वाली बात नहीं है, बट ये ग्रो करता है। फिर यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे एक सपोर्ट हमारे फार्मर्स को मिल रहा है। ये जो चावल है इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, दवाई की तरह काम करता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम होता है। नहीं तो जो नॉर्मल चावल है उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, लोग कार्ब्स के लिए चावल ले लेते हैं एक्स्ट्रा, है ना, आपको पता है। तो कार्ब्स और कार्ब्स कम है इसमें चावल में, पोकल्ली में, और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो कि जिनको शुगर कम है, शुगर कम खानी होती है, लो शुगर वाली डाइट है, उनके लिए ये बेस्ट क्वालिटी का राइस आपको देखने को मिलेगा, पोकल्ली राइस। ठीक है, अभी ना रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक वैरायटी है वितला 11। ये जो वैरायटी है ये अभी पोकल्ली की एक लेटेस्ट वैरायटी है जिसको केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैरायटी को पर हेक्टेयर के हिसाब से 5 टन जो है ये उगाया जा रहा है। अब इस फसल का जो ड्यूरेशन है, यानी पोकल्ली राइस 110 दिन में यहाँ पे पूरी तरह से ग्रो करती है। कुछ और GI टैग वैरायटीज़ भी आपको केरला से देखने को मिल जाती हैं, है ना। कुछ और GI टैग वाली वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, तो काइपड, वायनाइड जीरा कसला, देन उसके बाद में वायनाइड गंदा कसला,
ठीक है, पलक्कडन मता। तो यहाँ पर कुछ आपको ये अदर जीआई टैग की वैरायटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं केरला की, बट इधर पोकली ये भी है जीआई टैग में, मैंने आपको बताया। तो ये जो नई सी टेक्निक है ना, एक अद्भुत सी टेक्निक है कि समुद्र के लेवल के अंदर में यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम को बनाना। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने एक मतलब रिकग्नाइज भी दिया है, इसको एक कह सकते हो कि मान्यता भी दी है। उसके अलावा वो किस चीज़ की मान्यता दी है? वो मान्यता दी है ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की, यानी दुनिया में ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी यहाँ पर सिस्टम कह सकते हो, जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आप में यूनिक प्रैक्टिस है, जहाँ पर चावल को समुद्र के स्तर के अंदर में ग्रो किया जा रहा है, खारे पानी में उगाया जा रहा है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये एक चीज़ और है कि ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का इसको टैग दिया गया है, इस प्रकार के सिस्टम को। तो ये हेरिटेज सिस्टम है क्या? देखो, ये जो हेरिटेज सिस्टम है इसकी शुरुआत भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, ताकि दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में पुराने ज़माने से अलग अलग जो टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है उसको सपोर्ट किया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। ठीक है। और अभी ना इंडिया में अगर मैं बताऊं तो 3 जगह ऐसी हैं जिसको ये GIAHS के तौर पर रिकग्नाइज़ किया, मान्यता दी गई है। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? कश्मीर के अंदर में पेम्पोरे सैफ्रॉन हेरिटेज, ओडिशा का कोरतपुर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, फिर केरला के अंदर में कुतनत बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? GIAHS वाली, यानी कि ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। एडिटोरियल में कुछ खास चीज़ें तो नहीं है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम लोगों को डिस्कस करना है। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल है जो बात करता है इज़ द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेज फ्लॉड। जो NIRF की रैंकिंग तैयार की जाती है, क्या वो रैंकिंग सही है? जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग तैयार की जा रही है उसमें कोई घोटाला तो नहीं है, कोई इश्यूज़ तो नहीं है? वो यहाँ पर बताया गया है, वो डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो आर्टिकल है बात करता है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो इंडिया में इंक्रीज़ हो रही हैं। हाँ, इसका आंसर वैसे यही है कि हाँ, इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। ये मैं आपको डिटेल से बताऊँगा एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा मामला है क्या। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट उसको देखेंगे, फिर अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का मेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है। आज आपको 250 शब्दों में आंसर नहीं लिखना है, आपने आज 150 शब्दों में आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टर्निंग आउट टू बी अ डबल एज स्वॉर्ड। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसी के ऊपर आपने टिप्पणी करनी है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक 2धारी तलवार है, 2धारी तलवार ये बन रही है। मतलब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। दो धारी तलवार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे आप क्या समझते हो? ठीक है, तो 150 शब्दों में आंसर लिखना है। नीचे मैं आपको बताता हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक 2धारी तलवार बन रही है, इसके ऊपर चर्चा करें। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर सबमिट करना है। टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ठीक है, तो वहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को जब आप सबमिट करोगे तो एटलीस्ट आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? कि कम से कम 2 आंसर्स तो आपको रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन के ऊपर। सबसे पहले अपन कवर करते हैं इस आर्टिकल को, आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो इसका उत्तर है येस, ये बढ़ रही हैं। तो अभी क्या हुआ है, एक नया एस्टिमेट, एक नया जो रिपोर्ट है वो आती है जहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इंडिया में, यह लगभग 31 मिलियन ज़्यादा इंडियंस के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले 4 सालों में 2019 से लेकर 2021 में ये कहीं ना कहीं जो बीमारियां बढ़ती आई, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स है, डायबिटीज़ वाले केसेस है, वो भी बढ़ते हुए नजर आए। अब डायबिटीज़ का क्या लेने देना? देखो, डायबिटीज़ भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो कि छूने से फैलना, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेना, जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई है ना। उसके अलावा यहाँ पर डायबिटीज़ हो गया, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। तो अभी जो रिसेंट स्टडी हुई है उसमें बताया गया है, 2021 की स्टडी थी, जिसमें इंडिया में 101 मिलियन ऐसे लोग थे जो कि डायबिटीज़ के साथ में रह रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है।
और 136 मिलियन ऐसे जिनको प्री डायबिटीज़ है। एडिशनली इसके अलावा 315 मिलियन पीपल ऐसे जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, 254 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको मोटापा है, 351 पीपल ऐसे हैं जिनको ज़्यादा मोटापा है, केवल पेट पर मोटापा है, शरीर पतला है। 213 मिलियन पीपल यहाँ पर ऐसे हैं जो कि हाइपर कोलेस्ट्रॉल एमिया से सफ़र कर रहे हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं तो उसके अंदर फैट जम जाता है, फैट जमने की वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 185 मिलियन केसेस ऐसे हैं जिनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, अगेन उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो ये नंबर ध्यान नहीं रख रहे कि कितने कितने मिलियन लोग हैं, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा चुके होंगे हर एक बीमारी में 100 मिलियन से ऊपर लोग हैं और ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ये 2021 की स्टडी में पाया गया कि इंडिया में ये सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। अब इस स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि इसने एरिया वाइज भी चीज़ों को बताया है। और एक चीज़ देखो, ये नॉर्मल भी है, गांव के जो लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, वो थोड़े कम बीमार देखने को मिल जाएंगे अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में। शहर में थोड़ा ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ शहरों में ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल शहरों में ज़्यादा है, लेकिन गाँव में ये लेवल कम है। सीधा इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया, ये हमें भी पता है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस निकल कर आए हैं वो गोवा, पुडुचेरी, केरला से। यानी हमारे इंडिया का जो सदर्न स्टेट है, सदर्न पोर्शन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मोटापे के केसेस भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। मोटापे के केसेस सबसे ज़्यादा पंजाब से निकल कर आए हैं। उसके अलावा पंजाब के अलावा पुडुचेरी हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर हाइपर कोलेस्ट्रॉल एमिया, यानी कि वही चीज़, बॉडी में इतना ज़्यादा यहाँ पर जो आर्टरीज़ है वो उसमें इतना ज़्यादा फैट जम जाना कि आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो ये जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये भी सबसे ज़्यादा केरला के लोगों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है केरला हैड हाई हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया। उसके अलावा सबसे कम जो बीमारियां हैं, यानी ये वाली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, डायबिटीज़, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, सबसे कम कौन कौन से राज्यों में? सबसे कम आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा मिज़ोरम में, देन उसके बाद में मेघालय में, देन झारखंड में। सबसे कम यहाँ पर एनसीडी के केसेस यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके अलावा और बताया गया है, क्या बोला गया है कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ज़्यादातर डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर में है। हमारे देश के जो काफ़ी विकसित राज्य हैं वहाँ पर आपको डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा केसेस नज़र आएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस स्टडी का मतलब इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि इसके ऊपर, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सपर्ट्स का कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे ना डुअल प्रॉब्लम है। मतलब अब देखो, डुअल प्रॉब्लम क्या होती है, एक तरफ लोग कुपोषण से सफ़र कर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, और दूसरी तरफ लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, उतना ज़्यादा खाना मिल पा रहा है उनको घर में बैठा बैठा। तो ये ना क्या चीज़ दर्शाती है कि एक जगह पर सरप्लस फूड अवेलेबल है, एक जगह पर खाना भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, दूसरी जगह पर खाना है ही नहीं। एक जगह पर फास्ट फूड आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा, दूसरी जगह पर ये नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बोला जा रहा है इंसानों की जो नींद है ना वो आज के समय पर कम हो चुकी है। लैक ऑफ स्लीप भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। अब उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट वे फॉरवर्ड दिया गया, एक सोल्यूशन दिया गया। सोल्यूशन क्या दिया गया है, हमें क्या करना चाहिए। देखो, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसमें हार्ट अटैक, अलग कैंसर और बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अगर ये किसी को हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न है उसका डाइट बहुत ख़राब है, फास्ट फूड तला भुना ज़्यादा खा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, खा ही रहे हैं बस, लेकिन बाहर कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो ही नहीं रही है, एक जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, तंबाकू का अलग यूज़ हो रहा है, एल्कोहल का अलग यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आपने इसके लिए करना क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट अपना जो हेल्थ का सुधार है वो करना पड़ेगा, अपने डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी खुद से। बाकी यहाँ पे हमें हेल्थ थोड़ा प्रमोशनल, थोड़ी जागरूकता फैलाने की थोड़ी सी आवश्यकता है ताकि ये जो बीमारियाँ हैं इसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकें। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर होती क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक लंग डिजीज़, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कारण क्या है इसके पीछे का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली ना होना, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सीधा या फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी एक ही इंसान है
जो कि कमाने वाला है, सारी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम से सफ़र कर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो फैमिलीज़ है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, पॉवर्टी वाले सेक्टर में आ जाती हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो फिर वो यहाँ पर मेंशन किया गया। नाउ आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है, इज़ द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेज फ्लॉड। क्या जो रैंकिंग सिस्टम है कॉलेजेस का, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक रैंकिंग तैयार की जाती है NIRF की। NIRF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एस्टेब्लिश की है। अब आपको पता होगा, रैंकिंग जब होती है तो उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर अलग से साफ़ सफाई की रैंकिंग है, तो उसमें सारे राज्य होंगे कि भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई है ना, तो रैंकिंग तैयार होती है। अब यहीं पर ना बेस्ट कॉलेजेस की रैंकिंग होती है। ये NIRF रैंकिंग जो होती है, इसमें अलग अलग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इन सबको यहाँ पे रखा जाता है कि जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी रैंक अच्छी होगी। जिसका वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, उसकी रैंकिंग बुरी होगी। बस यही यहाँ पर NIRF है। पहले मैं आपको NIRF के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा देता हूँ कि NIRF एग्जैक्टली है क्या, और डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फुल फॉर्म आपने समझ लिया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया है सितंबर 2015 में। ये हमारी भारत सरकार का पहला कुछ इस प्रकार का एफर्ट लगाया गया है जिसके माध्यम से हम अपने देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये रैंकिंग मेनली 5 पैरामीटर्स के ऊपर तैयार की जाती है। वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? उस स्कूल के अंदर टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स प्रोसेस कैसा है। दूसरा, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तीसरा, ग्रेजुएशन आउटकम क्या है। चौथा, आउटरीच और इंक्लूसिविटी कैसी है, किस प्रकार से मतलब वो लोगों को टच करता है कॉलेज, मतलब कि कितने लोग वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। पूरा स्ट्रक्चर कैसा है कॉलेजेस का, पीयर परसेप्शन। ये कुछ 4-5 चीज़ें जिसके बेसिस पर जो हमारे कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग को तैयार किया जाता है। इसमें 11 कैटेगरीज रखी गई हैं, और वो 11 कैटेगरीज़ में आप देखोगे हमारे, क्योंकि अब कॉलेज में केवल कॉलेज तो नहीं है, मेडिकल कॉलेज अलग हैं, मैनेजमेंट के अलग हैं, फार्मेसी अलग है, लॉ अलग है, आर्किटेक्चर अलग है, डेंटल, रिसर्च, सब कॉलेजेस अलग हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज़ को रखा गया है कि अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से इन रैंकिंग्स को तैयार करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको, मतलब सवाल दिमाग में ये आएगा कि करने की आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम दुनिया भर की तरह एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करें। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, NIRF के अंदर में केवल अपने देश की यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार की बहुत सारी और भी ऐसी रैंकिंग्स होती हैं जो कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड करके तैयार की जाती हैं। हम भी चाहते हैं कि ये जो हमने NIRF तैयार किया है इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। इसमें हम अपने इंडिया के साथ साथ दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो रैंकिंग है वो हम लोग रेडी कर सकें। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम इसका इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि इसमें रैंकिंग कैसे दी जाती है, ये तो आपने समझ लिया कि टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, ये सब कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब चीज़ों के बेसिस पर रैंकिंग को तैयार किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या इसमें कोई घोटाला नहीं होता? अब देखो, बात यही आ रही है कि बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं। जो NIRF है ना, ये कमर्शियल डेटाबेस जैसे स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, इनका यूज़ करता है एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। लेकिन ये जो कंपनीज़ हैं ना, ये कंपनीज़ अपने आप में खुद इंप्रूव नहीं कर रही हैं। ये कंपनीज़ इनएक्यूरेट हैं, है ना, इनमें खुद सटीकता नहीं है, ये खुद मिसयूज़ कर रही हैं। तो हाल ही में यहाँ पर जो वेब ऑफ साइंस है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं 50 जर्नल्स को डिलिस्ट कर दिया था। तो बोला जा रहा है NIRF की रैंकिंग को तैयार करने वाले जो यहाँ पर अलग अलग बॉडीज़ हैं वो ही कहीं ना कहीं सही से वर्क नहीं कर रही हैं। डेटा कलेक्शन जहाँ से किया जा रहा है, क्या पता वो डेटा सही है या नहीं है ना। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो सीधा सवाल यही उठाया गया, क्या NIRF ट्रांसपेरेंट है? देखो, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही हैं, चाहे वो NIRF की बात करो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड की बात करो, उसके बाद चाहे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करो, सब में कमियां होती हैं। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर जोर दिया है और बताया है कि NIRF भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है, पार्टली ट्रांसपेरेंट है। इन्होंने चलो पब्लिकली बता तो दिया कि हम किस प्रकार से अपनी रैंकिंग को तैयार करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना डिटेल्ड व्यू नहीं दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर ये ध्यान देते हैं। तो कोई यहाँ पर इस प्रकार की रैंकिंग तैयार करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये कोई ट्रांसपेरेंट रैंकिंग नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, प्लस यहाँ पर ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में,
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब रैंकिंग दे रहे हैं बेफालतू में, तो इससे यहाँ पर एक अनहेल्दी सा कंपटीशन यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि एक होता है हेल्दी कंपटीशन जो कि अच्छा है, ये अनहेल्दी कंपटीशन है जो कि इतना खास नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ को और नुकसान पहुंचाता हुआ रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। समझ गए इस बात को? तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चाहे कहीं से भी हो, कहीं की भी हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं है आज के समय में। आपने उसके ऊपर क्लियरली विश्वास नहीं करना है कि यहाँ यूनिवर्सिटी ये वाली टॉप पर है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अब अपन आ रहे थे फ्रंट पेज पर। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, तो आपको पता होगा एक केस चल रहा है बहुत लंबे समय से, जो हमारे रेसलर्स हैं, ठीक है, वो जो रेसलर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर। अभी वो जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हुआ है। बात यह है कि रेसलर्स का एक एलिगेशन था, इल्ज़ाम था, किसके ऊपर? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के ऊपर, जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे, ठीक है, बीजेपी के एमपी भी हैं। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो रेसलर्स हैं उन महिलाओं का जो यौन शोषण है वो किया है। ये यहाँ पर इनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए गए। अब होता क्या है कि एक ना केस इनके ऊपर पोक्सो का भी था। पोक्सो आप समझ रहे होंगे, पोक्सो जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ा भी है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने का, उनको सुरक्षा देने का काम करता है। तो पोक्सो का एक्ट भी इनके ऊपर लगा हुआ था। अब हुआ क्या है कि पोक्सो वाला जो केस है वो कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर दूसरे कोर्ट जाकर ये जो सीरियस केस था इसका कैंसिलेशन करवा दिया गया है। पोक्सो का जो इल्ज़ाम है इस पर हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो माइनर रेसलर हैं 18 साल से कम उम्र की, जो ये इल्ज़ाम लगाए गए थे वो इल्ज़ाम वापस ले लिए गए हैं, ठीक है, एलिगेशंस लगाने से मना कर दिया है। तो इस वजह से जो पोक्सो का केस है वो कैंसिल कर दिया गया इनके ऊपर से। इस वजह से यहाँ पर क्या है, पोक्सो जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये आपको मामला समझ में आया? अब ये पोक्सो है क्या, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ। इस पूरे डिटेल से कानून को इंडिया में लेकर आया गया ताकि हम बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ से बचा सकें। इसको 2012 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चों में केवल लड़कियां नहीं हैं, लड़के भी हैं, तो अगर इनके ऊपर कोई सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, पोर्नोग्राफिक ऑफेंस कोई होता है, तो उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी व्यक्ति ये काम करेगा उसको कड़ी से कड़ा सज़ा दी जा सकती है पोक्सो एक्ट के तहत। पोक्सो के कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जैसे एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर केवल लड़कियों की बात नहीं हो रही है, चाइल्ड है, लड़का लड़की किसी के साथ यहाँ पर जो 18 साल से कम का है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो विक्टिम होगा उसकी सुरक्षा की जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ये हरकत कर रहा होगा उसको कड़ी से कड़ा सज़ा दी जाएगी। तो जेंडर न्यूट्रल लॉ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक मैंडेटिंग रिपोर्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक लीगल ड्यूटी बन जाती है एक पर्सन की कि वो अगर मतलब उसको पता है कि हाँ भाई इस बच्चे के साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो केस दर्ज करवाया जाए, नहीं तो फिर यहाँ पर उसको भी सज़ा मिल सकती है, उसको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। दूसरी चीज़, इस एक्ट के अंदर में कुछ अमेंडमेंट किया गया। पहली बार 2019 में कुछ बदलाव करे गए थे। वैसे 2012 में एक कानून आया था, 2019 में इसके अंदर बदलाव करे गए। बदलाव किस लिए करे गए? ताकि यहाँ पर इसमें जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है कुछ अपराधों के लिए, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, है ना। जो अब्यूज़र्स ये अपराध कर रहे हैं उसको यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ये जो अमेंडमेंट है इसने यहाँ पे इस पनिशमेंट में डेथ पेनल्टी को भी इंक्लूड कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ में ये सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। उसके अलावा उसके ऊपर फ़ाइन चार्ज किया जा सकता है ना। कोई दूसरा, मान लो अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल की सज़ा प्लस यहाँ पे उसके ऊपर हैवी फाइन्स भी चार्ज किए जा सकते हैं। लेकिन बात पता है क्या है कि पोक्सो एक्ट आपको सुनने में, देखने में लग रहा होगा अच्छा यार ये तो बहुत सही चीज़ है, लेकिन इसको लागू करने में अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ कि ये जो अब्यूज़ है ये अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो हाल ही में सर्वे हुआ था वहाँ पे पता ये चला है कि हर 2 में से एक बच्चा कहीं ना कहीं विक्टिम है सेक्सुअल अब्यूज़ का इंडिया में। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है, इतने एक्ट होने के बावजूद भी सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि पोक्सो वाले जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, लिमिटेड है। पोक्सो के कोर्ट्स आप देखोगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। साल 2022 तक केवल और केवल 408 पोक्सो के कोर्ट्स सेटअप करे गए हैं 28 राज्यों के अंदर में, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पब्लिक ऑफिशियल्स का सपोर्ट नहीं है, और लगातार यहाँ पर केस के अंदर डिले पे डिले हो जाता है। वैसे बोला जाता है कि 1 साल के अंदर केस निपटाना है, बट यहाँ पर कहीं कहीं पर केस 15-15 महीने, 16-16 महीने चल रहा है, 12 महीने का 1 साल है। लेकिन जब बात गाइडलाइंस कुछ और हैं और इसको लागू आप अलग तरीके से कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए केस हैं, है ना, जिनको सॉल्व ही नहीं किया गया है। पोक्सो के केसेस सबसे ज़्यादा पेंडिंग उत्तर प्रदेश के अंदर में है, और इसका डिस्पोजल रेट भी पुअर है। मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो कि लोगों को सज़ा भी नहीं दी गई है। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक्विटल रेट भी सबसे ज़्यादा है, कि पोक्सो के अंदर मतलब जितने लोगों को अरेस्ट किया है उनमें से ज़्यादातर लोगों को, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पर कह सकते हो कि वो निर्दोष साबित हो जाते हैं, उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो एक्विटल रेट यहाँ पर पोक्सो में ज़्यादा है। 44% आप कह सकते हो जो ट्रायल्स है अंडर पोक्सो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्विटल साबित हुए हैं, यानी कि उनको छोड़ दिया गया निर्दोष मानकर। 44% जो ट्रायल्स होते हैं, केवल 14% यहाँ पर अपराधी साबित हो पाए हैं। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनसीआरबी का डेटा है 2021 में पब्लिश हुआ है कि भैया केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाइल्ड विक्टिम ज़्यादा हैं, तो उसके खिलाफ में यहाँ पर ये कहीं ना कहीं चला जाता है पोक्सो, क्योंकि एक तरफ केस बढ़ना और पोक्सो का मेन काम क्या है कि इस प्रकार के केसेस को रोकना। दूसरी चीज़ यहाँ पर सपोर्ट पर्सन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इस वजह से भी ये सही से लागू नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि 96% केसेस के अंदर में कि जो 6 सपोर्ट पर्सन है वो यहाँ पर है ही नहीं, विक्टिम को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। उसके अलावा लोगों में इस एक्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी है, मतलब कमी मतलब उनके अंदर जागरूकता नहीं है, जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस नहीं है इस एक्ट के बारे में। उसके अलावा नए नए चैलेंजेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी कोविड के समय में, कोविड-19 के समय में जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था, है ना। अभी नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए चले जा रहे हैं। समझ गए इस बात को? चलो आगे आता हूँ। उसके बाद में ये आपने पोक्सो भी समझ लिया। अब आते हैं हम लोग प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। 2019 का क्वेश्चन था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। वन ओनली मतलब केवल और केवल एशियाटिक लायन भारत में नेचुरली पाया जाता है, खासकर कहाँ पर, गुजरात के अंदर में। वो कौन सा नेशनल पार्क है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके अलावा जो ये डबल हम्प्ड कैमल है, वन हॉर्न राइनोसोरस है, ये और भी कंट्रीज़ में पाया जाता है, केवल इंडिया में नेचुरली नहीं देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन एशियाटिक लायन नेचुरली केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।